नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं वागीशा आपके साथ। और अब वक्त हो चला है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। तो चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों के साथ। अहमदाबाद गुजरात में भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने एक राष्ट्र एक चुनाव को देश के लिए बड़ी चुनावी सुधार बताया। उन्होंने कहा है कि हर साल 5-6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने से सरकार और जनप्रतिनिधियों का ध्यान विकास और शासन से ज्यादा चुनाव पर केंद्रित रहता है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। चौधरी ने बताया है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी लगातार चुनावी ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने कहा है कि समिति अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों की राय ले रही है और यह सुधार 140 करोड़ देशवासियों के हित में है। वन नेशन वन इलेक्शन जो आज की तारीख में बहुत ही बड़ा चुनावी रिफॉर्म है और प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच कि देश में जो हर साल करीब 5 से 6 विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, पूरी सरकार जो है और पूरे जनप्रतिनिधि चाहे किसी पार्टी के हों, गवर्नेंस में कम ध्यान और सारे के सारे इलेक्शन मोड में रहते हैं। तो उनका मानना है कि देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि ये परंपरा हमारे 1967 तक देश आजाद होने के बाद में यहाँ थी और उस समय विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ होते थे और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके बाद में 1968 में कांग्रेस राज के दौरान भी करीब 7 विधानसभाओं को प्री मैच्योर बंद किया गया, क्योंकि उनके चुनाव भी लोकसभा के साथ करा सके। और उसके बाद में धीरे धीरे जो साथ होने की जो साइकिल है, वो राष्ट्रपति शासन, राज्यों के जो बंटवारे की वजह से और कई कारणों से, इमरजेंसी की वजह से पार्लियामेंट का टेन्योर 1 साल बढ़ाया गया, उसकी वजह से भी चुनाव जो हैं वो अलग अलग होने लग गए। तो वो साइकिल जो है चुनाव की एक साथ होने की, वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हुई। और उसके बाद में ये प्रयास पहली बार इलेक्शन कमीशन ने 1980 में किया और उनका भी मानना था कि इसके चुनाव साथ होने चाहिए। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बैठे, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि भाई क्या क्या संशोधन होने चाहिए। काफी संशोधन के साथ ये भी कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना देश के हित में है, नेशनल इंटरेस्ट में है। और उसके साथ में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं चेयरमैन, उन्होंने भी अपनी अलग अलग 3 रिपोर्ट में कहा कि एक साथ चुनाव लोकसभा और विधानसभा के होने चाहिए। नीति आयोग ने भी अपने पेपर में कहा एक साथ चुनाव होने चाहिए। उसके बाद में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस की, जिसके चेयरमैन कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नित्यापन थे, उन्होंने भी कहा कि चुनाव जो है पूरी कमेटी ने पार्लियामेंट की, जिसमें सभी दलों के लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि एक साथ चुनाव होने चाहिए। तो इन सारी बातों को देख करके कि वास्तव में देश में अगर हित में चाहिए तो एक साथ चुनाव होना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में आप देखते हैं कि जिस हिसाब से हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स जो हैं पूरे चुनाव में लगे रहते हैं, चाहे सेंसस ऑपरेशन हो, चाहे वोटर लिस्ट। दिल्ली में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि आधुनिक युद्धों में लैब से युद्ध भूमि तक तकनीकी पहुंचने का समय अब दशकों से घटकर कुछ महीने रह गया है। उन्होंने कहा है कि केवल नवाचार काफी नहीं, बल्कि उसे बड़े स्तर पर लागू करना जरूरी है। एआई, साइबर, क्वांटम स्पेस और एडवांस मेडिकल्स जैसे क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। सेना प्रमुख विदेशी सप्लाई चेन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता को रणनीतिक कमजोरी बताया। उन्होंने कहा है कि भारत को उभरती तकनीकों को सिर्फ अपनाना नहीं, बल्कि स्वदेशी बनाकर उनमें वैश्विक नेतृत्व करना होगा। साथ ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को उद्धृत करते हुए कहा है कि शांति शक्ति आत्मविश्वास और संकल्प से आती है। A. Alpha, accelerated innovation as part of Prime Minister's clarion call of JAY, that is jointness, Atmanirbharta and innovation. In today's conflicts, the cycle from lab to battlefield has compressed from decades to months.
Innovation that cannot scale is innovation that arrives too late. The pipeline from idea to prototype exists. The unfinished agenda is to move from experimentation to enterprise scale impact in AI, cyber, quantum, autonomous system, space, and advanced materials that modern warfare demands. Dual use research and development ecosystem has to be synergistically upgraded within with clear government support to private players besides academia and government research establishments. The fourth of SMART is R, Romeo, that is resilience. The most sophisticated form of strategic vulnerability today is not military inferiority. It is dependence on foreign supply chains, critical minerals, and digital infrastructure. Resilience means systematically eliminating those dependencies not as an economic preference but as a security imperative. It involves strategic partnership with like-minded nations, as also encourage government strategic partnership with level 1 industries for sustainable production lines. And mind you, at this point of time, India is also looking at startups, MSMEs, and others to come out with low-cost, high-technology solutions. The last one is Tango, T, technology primacy. Whoever commands the technology stack in the next decade will tend to command the conflict outcomes. We must not merely absorb emerging technologies. We must indigenize, operationalize, and lead in them. As they say, the follower pays a price, the leader sets the terms. I am hopeful that our troika of industry, academia, military will deliver the desired first mover advantage and ensure technology disruptions must not become strategic vulnerability. As I draw to a close, let me touch upon what are the anchors that must hold this smart power architecture in place, especially when the winds shift, as they always do. It rests on 4 pillars of conviction: Atmanirbharta, capability built from within, leverage earned, no strategic dependency accepted. Atmaraksha, security as a whole of nation, whole of domain enterprise. Atma Sahyog, the troika of academia, industry, and military, moving in rhythm. Atma Nishchay, strategic autonomy as a living practice, decisions taken on a national merit, free from alliance compulsion, anchored in Vasudhaiva Kutumbakam, engaging all with. एक प्रसंग में महात्मा गांधी के पास एक महिला अपने बेटे को लेकर पहुंची और गुड़ खाने की आदत छुड़ाने की गुहार लगाई। गांधी जी ने उसे एक हफ्ते बाद आने को कहा। अगले हफ्ते उन्होंने बच्चों को गुड़ न खाने की सलाह दी। महिला ने पूछा कि यह बात पहले क्यों नहीं कही। तब गांधी जी ने बताया कि वे खुद भी गुड़ खाते थे और पहले उन्होंने अपनी आदत छोड़ी। इस प्रसंग को उदाहरण बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि वे लोगों को पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने और साधारण यात्रा की सलाह देते हैं, लेकिन खुद विदेश यात्राएं करते हैं। इसे कथनी और करनी के अंतर के रूप में पेश किया गया। गुजरात में महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि गुजरात है और फक्र के साथ हर गुजराती कहता है, हर देशवासी कहता है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी गुजरात से। एक बार उनके पास एक महिला गई अपने बेटे को लेके। महिला कहती है कि बापू, ये आपको बहुत मानता है, भगवान की तरह मानता है, आप इसको बोलिए कि गुड़ मत खाए। महात्मा गांधी जी ने कहा ठीक है, अगले हफ्ते आना, मैं कह दूंगा। महिला चली गई वापिस। एक हफ्ते बाद फिर आई, महात्मा गांधी जी से कहा। महात्मा गांधी जी ने उस बच्चे को कहा कि बेटा, गुड़ तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, गुड़ मत खाना कल से। महिला को ताज्जुब लगा। उन्होंने बापू से पूछा कि यही बात अगर एक हफ्ते पहले कह देते तो मुझे इतनी दूर से दोबारा नहीं आना पड़ता, आपने क्यों नहीं कहा? बापू ने कहा कि मैं खुद गुड़ खाता था अगले हफ्ते, मैंने एक हफ्ता हो गया गुड़ बंद कर दिया खाना, इसके बाद मैं बेटे को कह रहा हूं कि गुड़ मत खाओ। तब महात्मा बना जाता है। मोदी जी आए, चंद घंटों में जामनगर, सोमनाथ, वडोदरा बड़ी बड़ी जनसभाएं की।
पूरे गुजरात से एसटी कॉरपोरेशन की सरकारी बसें सब लगा दी गई भीड़ इकट्ठी करने के लिए। बहुत तामझाम हुआ। सोमनाथ महादेव जी का हिंदू शास्त्र के हिसाब से कहीं पर भी महादेव जी का लिंग होता है, उसके ऊपर शिखर होता है और शिखर के ऊपर ध्वजा होती है और ध्वजा के ऊपर ब्रह्मांड होता है। ध्वजा के ऊपर इंसान की बनी हुई कोई चीज, अगर सच्चा हिंदू कोई भी है पूछ ले, ध्वजा के ऊपर इंसान की बनी हुई कोई चीज नहीं गुजर सकती, नहीं रह सकती। पता नहीं क्यों मोदी जी ने महादेव जी के उस मंदिर के ऊपर से एयर शो करवाया। हवाई जहाज उस मंदिर के ऊपर से गुजरते रहे। कितना पेट्रोल उसमें खर्च हुआ। उनकी 3 जनसभाएं जिसमें पूरे एसटी कॉरपोरेशन की बसें लगी थी। और फिर वो ज्ञान बांटते हैं कि मित्रों, आप कार पुल करना, मित्रों आप बस में जाना, आप मेट्रो में जाना, पेट्रोल डीजल का खर्चा मत करना। भैया आप अगर ये 3 जनसभाएं वर्चुअल कर देते और फिर कहते तो देशवासी को लगता कि महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि से आज भी सत्य की बात हो रही है। फिर कहा, भाइयों बहनों, अब विदेश यात्रा बंद, कोई विदेश नहीं जाएगा। और चंद घंटों में मोदी जी चले गए विदेशों की यात्रा में। कथनी और करनी, कहा जाता है इंग्लिश में, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित 1 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अल्पसंख्यक आयोगों के कामकाज और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना था। उन्होंने कहा है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदायों को केवल संख्या के आधार पर कमजोर नहीं मानती, क्योंकि संविधान सभी को समान अधिकार देता है। रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सभी योजनाएं हर नागरिक के लिए हैं। साथ ही यदि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष जरूरत होती है तो सरकार लक्षित योजनाएं भी उपलब्ध कराती है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की ओर से ये 1 दिन का कॉन्फ्रेंस बुलाया है। पूरे राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं, स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन, उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। और मैं खुद, हमारे राज्य मंत्री और कुछ स्टेट से मंत्रीगण भी आए हैं। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है। और मैं खुश हूँ कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि हमारा देश में जो सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़ है, जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इनको हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कहते ज़रूर है, लेकिन माइनॉरिटी करके इसको किसी तरीके से कमज़ोर या छोटा नहीं मानते हैं। संविधान ने सबको बराबर दर्जा दिया गया है, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर में हर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, चाहे सबसे बड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुसलमानों का है, सबसे छोटा पारसी है, लेकिन कोई छोटा बड़ा किसी एक को उसका कम्युनिटी का साइज के हिसाब से हिंदुस्तान में ट्रीट नहीं होता है। सबको संविधान और कानून के तहत बराबर। बड़ी बात कही आज आपने, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। आपने कहा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा जिस तरीके से एक बार रोड बन जाती है तो बार बार उसके रिपेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरीके से माइनॉरिटीज के लिए कायदे, नियम, कानून बनते हैं, लेकिन हमें उनकी बेहतरी के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। हम लोग अपडेट करते रहेंगे, इसलिए जो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स चलते हैं उसका भी हम अपडेट करते रहते हैं। और राज्य सरकारों से हम आग्रह भी करते हैं कि माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स भेजते हैं वो हमारे मंत्रालय के साथ तालमेल करके जल्दी भेजें, और जो क्वेरीज हम भेजते हैं उसका तुरंत करें। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट सोचते हैं कि हमने स्कीम भेज दिया है, लेकिन स्कीम्स को
एक प्रक्रिया के तहत बेचना होता है। उसका जो स्पष्टीकरण जानकारी जब हम मांगते हैं तो वो तुरंत दे दे ताकि हम काम जल्दी कर सकें। लेकिन मुख्य बात यह है कि भारत सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में हर एक स्कीम सबके लिए होता है। मोदी जी का कोई भी स्कीम पूरा हिंदुस्तानियों के लिए, भारतीयों के लिए है। इसके बावजूद भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कहाँ अगर इंटरवेंशन का जरूरत पड़े तो हम उसको भी करते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक युवक को कथित तौर पर जिंदा जलाकर मारने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी नेहा कश्यप और उसकी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसका पति उसे जबरन साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था और उसे पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। वहीं मकान मालिक के अनुसार युवक आग की लपटों में घिरा हुआ सीढ़ियों से नीचे आया और मरने से पहले बयान में पत्नी, सास व कुछ अन्य लोगों पर उसे जलाने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैडम 12 तारीख को मेरे पति ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। उसके बाद मैंने उत्तम नगर थाने में भी कंप्लेंट दिया था और उससे पहले ही CAW सेल में हमारा केस चल रहा था। ये मेरे साथ मार पिटाई कर रहे थे शादी के तीसरे दिन से ही। तो 12 तारीख के बाद जब PCR आई तो ये तब से भाग गए थे और ये वापस ही नहीं आए थे। तब से मुझसे माफी मांग रहे थे। मैंने बोला नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी इस बार। तो इन्होंने बोला मैं तुझे जान से मार दूंगा। पहले उन्होंने मुझे 11 तारीख को जान से मारने की कोशिश की। उसके बाद आपकी हाल में शादी हुई तो आपकी शादी मेरा नाम नेहा है, मेरे पति का नाम दीपेश चौधरी था। 2 अप्रैल 2026 को हमारी शादी हुई थी। क्या आपकी हम लोग मैट्रिमोनी साइट पे मिले थे। उसके बाद इन्होंने मेरे कुछ फोटो निकाले थे, मुझे ब्लैकमेल किया अगर मैंने शादी नहीं किया तो मेरे पापा और भाई को मार देंगे और जो मेरे फोटोज हैं वो सब भेज के मेरे घर के नीचे आके अपनी जान देंगे। आपके पति यहाँ पे रहते थे? नहीं, वो पहले पुणे रहते थे। पुणे के बाद यहाँ पे दिल्ली शिफ्ट हुए। कल रात को कैसा क्या हुआ जो मतलब आपको बताया जा रहा है, वो पूरा क्या नहीं हुआ? कल मेरे पति ने पहले मुझे फोन किया कि क्योंकि ये घर से भाग गए थे तो घर पे ताला लगा हुआ था, मेरे पास कपड़े और मेरे डॉक्यूमेंट सब लेके भागे हुए थे। तो उन्होंने बोला मैं तेरे कपड़े देने आ रहा हूँ। तो शाम को 4:15 बजे ये मेरे को उन्होंने फोन किया कि घर के नीचे आ जा, मैं कपड़े देने जा रहा हूँ। तो मैं नीचे गई तो बोला गली के कोने पे आ। मैं गली के कोने पे गई, उन्होंने मेरे को फिर से जबरदस्ती ले जाने की कोशिश किया। मैं नहीं गई तो ये मेरा फोन छीन के भाग गए। उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन गई हूँ। मैं 5 बजे मैंने कंप्लेंट दिया है, ऑनलाइन FIR भी किया, फोन चोरी था। उसके बाद मैं आके घर पे अपना बैंक अकाउंट भी फ्रीज करवा रही थी अंदर बैठ के। तो उतने में ही इन्होंने बेल बजाया तो हमने मम्मी ने देखा जाके तो बोलने लगा, मम्मी ने बोला कि तुम जाओ यहाँ से, यहाँ पे मत आओ। उसके बाद उन्होंने बोला बाहर निकल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब हमने दरवाजा नहीं खोला तो फिर ये बोले कि देखो अब तुम्हें मैं कैसे फंसाता हूँ। उतने में मैंने पुलिस को फोन लगाने लगी। मम्मी अंदर आई कि ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैं पुलिस को फोन लगाने लगी। हमने फिर चीख सुनी और हमने जब नीचे देखा तो ये गली में जला हुआ पड़ा हुआ था। सर हम डर गए थे क्योंकि ऑलरेडी वो हमें धमकी दे रहे थे, सब दे रहे थे। हम पुलिस वालों को फोन कर रहे थे। हमने बोला था जब तक पुलिस नहीं आएगी हम नीचे नहीं जाएंगे। और गली में बहुत लोग इकट्ठा थे, हमें नहीं पता हमारे साथ गली वाले भी क्या करते क्या नहीं करते। हम डरे हुए थे इसलिए हम नीचे नहीं गए। बात हो लड़के के परिवार से? नहीं, मेरे पास किसी का मुझे नहीं पता उन्होंने आग कहाँ लगाई। मैंने बस चीख सुनी थी। जब हमने ऊपर से देखा तो वो नीचे गली में ही थे क्योंकि मैं पुलिस पे बात कर रही थी, PCR पे मैं फोन लगा रही थी। और मेरे जब फोन लेके भागे थे ये तो इन्होंने पुलिस में भी बोला था कि शाम को इसका फोन और मेरी लाश दोनों लेके जाना। और मेरा फोन इन्हीं की जेब से मिला है और मेरा फोन पूरा रीसेट किया हुआ है। और क्या लड़ाई की शुरुआत किस बात को लेकर आपको बनाया जा रहा है? जी, ये काम कुछ भी नहीं करते थे। पहले मुझे बोलते थे मैं रॉ एजेंट हूँ, मैं ये वो हूँ। जब मैंने बोला कि काम सैलरी तो आनी चाहिए तो जब भी मैं सैलरी के लिए बोलती थी, पैसे के लिए बोलती थी तो मेरे से झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे। और फिर कभी कभी उबर में बाइक चलाने जाते थे। सुबह 7 बजे जाते थे, 9 बजे वापस आ जाते थे। कभी 1 रुपए घर में नहीं दिया मुझे इन्होंने शादी के बाद। फिलहाल 5 बड़ी खबरों में सिर्फ इतना ही। ऐसे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।